प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एवरी सैटरडे और संडे अपने ऐप पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूंगा, आपके सामने आऊंगा और मैं एक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करने जा रहा हूं, स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो बहुत जल्दी आपके सामने होगा मेरे ऐप पे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट का डिस्कस करने जा रहा हूं। जिस टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ये चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है जो एनिमल फिजियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो चलिए, सबसे पहली बात आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि एब्जॉर्प्शन है क्या, व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन, तो पता है क्या होता है। हमारे एलिमेंट्री कनाल के ल्यूमेन में जब फूड का, कॉम्प्लेक्स फूड का, जो हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, वो सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि वो सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म क्या है, तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है वो सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो वो गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका ये सिंपल फॉर्म है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हम जो प्रोटीन खाते हैं, जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अमाइनो एसिड, द अमाइनो एसिड। और जो फैट्स खाते हैं, इन फैट्स को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में, जैसे हम फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल कहते हैं। दिस इज नोन एज फैटी एसिड और एंड ग्लिसरॉल। तो अब बेसिकली ये जो सिंपलेस्ट फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, जो डाइजेशन के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, इसका हमारे एलिमेंट्री कनाल में एब्जॉर्प्शन होगा। हमारे एलिमेंट्री कनाल में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन हमेशा कहां से कहां होगा, अब ये हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का ल्यूमेन है। दिस इज द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। थिंक दैट दिस इज द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये एलिमेंट्री कनाल है और ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का ल्यूमेन है। और आपको ये पता है कि द एलिमेंट्री कनाल इज लाइन्ड बाय म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स। तो जिनका भी जो भी सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, बहुत सारी विटामिन्स होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सब वाटर होता है, ये सब मूव करता है एलिमेंट्री कनाल के ल्यूमेन से। इट मूव्स फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कनाल थ्रू द म्यूकोसा। दिस लेयर इज नोन एज म्यूकोसा। इस म्यूकोसा के थ्रू मूव करता हुआ ये जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो हमारे ब्लड में चली जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं ट्रांसपोर्ट होके बाय डिफरेंट मेथड, जिस मेथड के बारे में अभी आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड दिस वेरी प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको ये समझ में आ गया। जब भी किसी सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो ल्यूमेन से मूव करता हुआ म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के थ्रू ब्लड में जाता है ताकि हमारी बॉडी की सेल्स उसको यूटिलाइज कर ले। एंड दिस वेरी प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको ये क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि एब्जॉर्प्शन आखिर किसका होता है। हम जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, दोबारा एक रिकैप करते हैं, हम जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं वो सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने कहा आपको कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती हैं। जैसे मैंने कहा प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती हैं। और जैसे मैंने कहा फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारा वाटर, बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन, अल्कोहल, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे एलिमेंट्री कनाल में। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे ल्यूमेन से हमारे म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करता हुआ हमारे ब्लड में आती हैं ताकि हमारी बॉडी की सेल्स उसको यूटिलाइज कर ले, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं एब्जॉर्प्शन के बाद, पहले और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यह समझना होगा कि एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का किस मेथड से होता है। What are the different method of absorption of different nutrients in our alimentary canal? Method of
मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो देयर आर डिफरेंट मेथड। जैसे सबसे पहला अगर मैं बोलूं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस मेथड से सब्सटेंस का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशंस की तरफ होती हैं और इसमें एनर्जी खर्च होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एटीपी। दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैं दूसरी बात करूं नेक्स्ट मेथड का, तो वो है सिंपल डिफ्यूजन, या आप इसे सिंपल मेथड कह लें, सिंपल मेथड या सिंपल डिफ्यूजन मेथड भी कह सकते हैं। अब इसके तीन प्रोसेस हैं, तीन मेथड है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहला एक तो है आपका पैसिव मेथड, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और पहला कौन सा बोला मैंने, पैसिव मेथड। दूसरा कौन सा बोला मैंने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड द थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। इस तीसरे मेथड को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इन मेथड से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल मेथड। सिंपल मेथड आप सबको पता होगा। इन दिस मेथड द सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। और खास करके अगर मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं तो यहां पे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं डिफ्यूजन में, तब उस डिफ्यूजन को खास करके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। याद रखना आपके एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन होती हैं जो इस डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं और इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इन सभी मेथड के बारे में मैं बारी बारी से आपको डिस्कस करता रहूंगा। एक्टिव मेथड, it's an energy consuming process. In this, ATP is consumed and the substance are moved from lower concentration to higher concentration, and by simple method the molecules moves from higher concentration to lower concentration, and the simple method takes place by three methods. The simple method are of three types. पहला कौन सा है, पैसिव मेथड, दूसरा कौन सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा कौन सा है, ऑस्मोसिस। अगर मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं तो इसमें मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन होती हैं जो इस डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं, उसे कहते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये हमारा मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन है और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि किस किस मेथड से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं आपसे, और याद रखिएगा मैं मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन के बाद मैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन कहां कहां, किसका किसका, किस किस सब्सटेंस का, किस किस न्यूट्रिएंट्स का कहां कहां एब्जॉर्प्शन होता है, मैं ये थॉरली डिस्कस करूंगा। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो ये हमेशा याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। 80% ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन स्टमक। अगर मैं स्टमक की बात करूं एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसमें 20% ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, 20% एब्जॉर्प्शन होती है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए अगर मैं पूछूं आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, इन तीनों में
सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है? विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो फिर मेरा आंसर होगा जेजुनम. दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दिस पार्ट जेजुनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. तो यहां से तीन बातें निकल के आ रही हैं. सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है? एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में? तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन. और हमारी स्टमक और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन 20% एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है. और अगर मैं कहूं आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, तो आपका आंसर होगा जेजुनम. चलिए, ये तो बात हो गई. अब हम स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी माउथ से. फिर हम आएंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में किस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है. मैं अभी आपको ये डिस्कस करने जा रहा हूं. याद रखिएगा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आपका स्टमक में, बक्कल कैविटी में, स्टमक में, यानी डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में किन किन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माउथ से. लेट्स स्टार्ट विथ माउथ. और ये हमेशा याद रखिएगा कि माउथ में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता. नो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन माउथ. नो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन माउथ. हां, एक ड्रग होती है जिसको हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स को दी जाती हैं एंजाइनल अटैक के समय, जो थोड़ी सी रिलीफ पहुंचाती हैं पेशेंट्स को. तो आप ये कह सकते हो, आपने ये सुना होगा कि टंग के नीचे ये दवाई रखी जाती है कार्डियक पेशेंट्स को. तो नाइट्रोग्लिसरीन, it is a drug absorbed in mouth. That's all. आपने यहां पे किसके बारे में पढ़ा? माउथ के बारे में. तो पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको कि माउथ में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है? किसी भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता. और हां, एक ड्रग जिसको नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, ये एब्जॉर्ब होती है हमारे बक्कल कैविटी में. That's all. अब मैं आपको माउथ के बाद स्टमक के बारे में आऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है. तो चलिए, स्टमक के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि स्टमक में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है. और याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि स्टमक में a very small amount of nutrients like glucose, amino acid are absorbed. हमारे स्टमक में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट. लेकिन याद रखिएगा, जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा होगा, देन दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज अमाउंट. वरना हमारे स्टमक में सिर्फ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, स्टमक अगर मेनली किसी सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो है अल्कोहल, इथेनॉल. याद रखिएगा, alcohol is absorbed in appreciable amount
एप्रिसिएबल अमाउंट मतलब इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा, इन स्टमक, इन स्टमक, यानी हमारे स्टमक में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको वहां पे। तो मैंने आपको बताया ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्टमक में और बहुत कम होता है। मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होता है? अल्कोहल का। और एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी के मेन पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जब समरी को रीड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सम मेडिसिन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, सम मेडिसिन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब इन स्टमक। स्टमक में कुछ मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, दो इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम बताऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक तो Na+ और दूसरा K+, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। बट व्हाट अबाउट वाटर? वाटर के बारे में क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, द वाटर मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, द वाटर आर नॉट एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस इन स्टमक। वाटर की मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होती है। द वाटर मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, द वाटर कैन ऑल्सो कम आउट, बाहर भी आ सकती है, अंदर भी जा सकती है। एंड द वाटर आर नॉट एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस इन स्टमक। तो आप ये कह सकते हैं स्टमक के बारे में, वाटर मूव्स इन बोथ डायरेक्शन एंड नॉट एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टमक। स्टमक में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एक बार रिकैप कर ले। स्टमक में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन स्टमक में किस मेथड से होता है, व्हाट इज द मेथड बाय विच द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन आवर स्टमक? द आंसर विल बी बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। आंसर क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन। हमारे स्टमक में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन वैसे ही बहुत कम होता है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और वो भी कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से। अगर मैं पूछूं अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन किस मेथड से होता है, तो आप ये कह देना बाय सिंपल डिफ्यूजन। आप ये कह देना बाय सिंपल डिफ्यूजन। हमारे स्टमक में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये मैंने आपको स्टमक के बारे में बताया। मैंने माउथ के बारे में डिस्कस कर दिया आपको, मैंने स्टमक के बारे में आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताने जा रहा हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। बताओ बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन अगर हमारे एलिमेंट्री कनाल में कहीं होती है तो वो कहां होती हैं? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेनली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन? द आंसर विल बी जेनम। एंड आपको एक बात और बताइए मैंने आपको, हमारा स्टमक और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 20% एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, 80% हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। आओ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझते हैं। पहली बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब। कार्बोहाइड्रेट, protein and fats are completely
एब्जॉर्ब, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगा। आपको पता है आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेम द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर फॉर्म आफ्टर डाइजेशन। डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म बताएंगे आप। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में बताया था, एक तो गैलेक्टोज, दूसरा ग्लूकोज और तीसरा फ्रक्टोज। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और ये हमेशा याद रखिएगा। गैलेक्टोज, दूसरा ग्लूकोज और तीसरा फ्रक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे फास्टली अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो वो गैलेक्टोज का होता है। उसके बाद मैं आपको रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बता रहा हूं। गैलेक्टोज का सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद ग्लूकोज का, और सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन फ्रक्टोज का होता है। और याद रखिएगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गैलेक्टोज और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। और पता है इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन इंवॉल्व होता है? अगर मैं कहूं तो ये कह सकते हैं आप, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बट दिस फ्रक्टोज इज नॉट एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं होता है, बल्कि इस फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। कौन से मेथड से होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मेथड से होता है। अब वैसे ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि क्यों, वाई, इट विल नॉट बी आस्क्ड टू यू। ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे कि क्यों फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव मेथड से नहीं होगा। बस इतना याद रखना, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं होता। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो क्राइटेरिया इसे फुलफिल करनी चाहिए वो ये फुलफिल नहीं कर पाता है। ये फ्रक्टोज उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है। अब मैं उस क्राइटेरिया में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिलहाल गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मेथड से होता है। लेकिन याद रखिएगा, एक बात और बताऊं मैं आपको, ग्लूकोज आर ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ग्लूकोज जो होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मेथड से एब्जॉर्प्शन होती है। अब पूछोगे मैंने कैसे बताया और ये कैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिलेट करोगे एनसीईआरटी से? आप अपने बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर पे जाना और वहां पे लिखा हुआ है, आप जब बायोमॉलिक्यूल्स के स्टार्टिंग के चैप्टर पे जाओगे तो वहां GLUT4 के बारे में लिखा हुआ है। GLUT4 हेल्प्स इज अ कैरियर प्रोटीन। पहली बात तो GLUT4 एक कैरियर प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है और ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इट मीन्स दैट दे हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। और ये एनसीईआरटी के बायोमॉलिक्यूल्स में दे रखा है GLUT4 के बारे में। GLUT4 इज अ कैरियर प्रोटीन। द GLUT4 इज अ क्या? कैरियर प्रोटीन present in the plasma membrane which helps in the facilitated diffusion of glucose. It's a very important question for you. इसको बायोमॉलिक्यूल से कनेक्ट कर लेना। तो चलो, मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। और फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हो सकता है। मैं अब आगे बढ़ता हूं और सुनिएगा ध्यान से। मैं अब आऊंगा प्रोटीन के ऊपर और मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, हाउ द प्रोटीन्स आर एब्सॉर्ब। चलिए अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हाउ द प्रोटीन्स आर एब्सॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
मैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए आते हैं, हम यहां पे अब किसके बारे में बताएंगे, प्रोटीन के बारे में। तो सुनिए ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं आपको यहां पे, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, पता है इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? दे आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। यानी यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होती हैं। और अगर मैं कहूं आपसे सिंपल अमाइनो एसिड, सिंपल अमाइनो एसिड इज एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। कौन से मेथड से? सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से। ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड एंड कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको सोडियम पोटेशियम पंप के मेथड से कहते हैं। और दूसरा जो सिंपल अमाइनो एसिड होती है उसका एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से होता है। और आपके एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ है कि द अमाइनो एसिड आर आल्सो एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अमाइनो एसिड इज आल्सो एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा ध्यान से, लिखा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है और आपके अमाइनो एसिड का भी एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकता है। तो मैंने आपको प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया। ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, दे आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप इज इन्वॉल्व। द सिंपल अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन and this amino acid is also absorbed by facilitated diffusion। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, मैंने आपको प्रोटीन बताया। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर मैं फैट्स के बारे में बताऊं तो हमारे फैट्स का भी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन फैट्स का एब्जॉर्प्शन डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं वाटर का एब्जॉर्प्शन। 90% of the water is absorbed in small intestine by the process of osmosis। ये जरूर याद रखिएगा। अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वाटर, तो हाउ द वाटर एब्जॉर्ब, वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आ सकता है आपके पेपर में नीट में। 90% वाटर इज absorbed by small intestine। 90% वाटर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, सिर्फ 10% हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये बात याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली वाटर के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली वाटर के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है। और वो भी कौन से प्रोसेस से? बाय ऑस्मोसिस, बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको वाटर के बारे में बताया। अब मैं आपको फैट्स का एब्जॉर्प्शन बताऊंगा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। और इस फैट्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, फैट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हाउ फैट्स आर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारी एब्जॉर्प्शन जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस की वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताई, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वाटर, और अब मैं बताने जा रहा हूं फैट्स के बारे में। तो चलिए फैट्स के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। द फैट्स आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये
दिस इज द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, एंड दिस इज द विली। आपको पता है विली क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को विली कहते हैं। द फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स आर नोन एज विली एंड दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं यहां पे बना दे रहा हूं आपको। दिस इज द फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स, और ये हमारे इंटेस्टाइन है, और ये हमारे इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल is present in the lumen of small intestine. Now the fatty acid and glycerol are water insoluble. So if they are water insoluble, how they can be absorbed? ये तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिसल्स में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, और ये कौन करता है? दिस इज डन बाय बाइल सॉल्ट। हमारी जो बाइल सॉल्ट्स होती हैं वो इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कोट कर लेती हैं। दे गेट कवर्ड इट पेरीफेरी पे, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल गेट्स कोटेड बाय बाइल सॉल्ट्स, एंड दिस इज हाउ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड इनटू मिसल्स। इस तरीके से हमारी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होती है? मिसल्स में। नाउ दिस आर मिसल्स। बताओ मिसल्स क्या होता है? दोबारा याद रखना, व्हेन द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल गेट्स कोटेड बाय किससे? बाइल सॉल्ट्स, they are known as micelles. Now this micelles becomes water soluble, and now they are ready for absorption. Now they are ready for absorption. Micelles अब ready है absorption के लिए। अब ये micelles करती क्या है? They comes very close to mucosal epithelial cells. ये जो micelles हमारे small intestine के lumen में बना, ये कहां आएगा? ये हमारे म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के कॉन्टैक्ट में आएगा। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये पैसिवली डिफ्यूज करके हमारे म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स में आ जाएगा। दे विल पैसिवली डिफ्यूज, दे मीन्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इनटू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स। ये डिफ्यूज करके हमारे म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स में आ जाएगा। कौन? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आ गया। कौन से मेथड से? पैसिव मेथड से डिफ्यूज करेगा। तो अब पता है क्वेश्चन क्या बनता है यहां पे? हाउ द फैट्स आर एब्सॉर्ब। अगर मैं पूछूं आपसे कि नेम द मेथड बाय विच फैट्स आर एब्सॉर्ब, क्या बताएंगे? आप सिंपल बताएंगे पैसिव मेथड, क्योंकि यहां जो मिसल्स है इससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डिफ्यूज करके कहां पे चला आया? म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के अंदर। कौन से मेथड से? दोबारा बोलिए। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला आपको यहां पे पैसिव मेथड। कौन से मेथड से? पैसिव मेथड से। अब सुनिएगा, जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपके म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स में आ गया, तो ये दोबारा कंबाइन करेगा। दिस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल will combine to form triglyceride. याद रखिएगा इसको बता दें, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो आपके म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स में आ चुका है, वो दोबारा मिलेगा आपस में। दे विल कंबाइन टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। क्या बनाएगा वो? ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड इसी म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के अंदर, ये ट्राइग्लिसराइड, this triglyceride inside this triglyceride inside this mucosal epithelial cells accumulates, इकट्ठे हो जाते हैं to form a small fat droplets which gets coated by lipoprotein, and that is known as
काइलोमाइक्रॉन्स। हमने क्या बोला? हमने ये कहा कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, जो ट्राइग्लिसराइड होती हैं, ये ट्राइग्लिसराइड क्या होती हैं? एक्युमुलेट होती हैं टू फॉर्म स्मॉल फैट droplets and gets coated by लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन से कोट हो जाती हैं टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन्स, और इसे हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वेयर आर दिस काइलोमाइक्रॉन्स फॉर्म्ड? अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्मेशन कहां होती है, बहुत सिंपल आंसर है, द काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स। द काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स। इसी म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के अंदर काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्मेशन होती है। एंड व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन्स? The triglyceride fat gets accumulated to form a small fat droplet, and that fat droplets gets coated by a lipoprotein layer to form a chylomicrons. और फिर ये काइलोमाइक्रॉन्स, याद रखना इसको, फिर ये काइलोमाइक्रॉन्स, आपको पता है आपके वेले में एक सेंट्रल लैक्टियल्स होती है, अ लार्ज लिम्फ वेसल्स नोन एज सेंट्रल लैक्टियल्स। क्या कहते हैं इसे, बताओ जब? सेंट्रल लैक्टियल्स, या आप इसे लैक्टियल्स कह लें, एनसीईआरटी में लैक्टियल्स दे रखा है। तो आपका जो काइलोमाइक्रॉन्स है, अब इस म्यूकोसल एपिथेलियल सेल से एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से, क्या बोला मैंने? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। क्या बोला मैंने? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस इज रिमूव्ड from this mucosal epithelial cells to the lacteals, and from this lacteals they are transported to each and every body cells. बॉडी के सभी सेल्स में ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो दिस फैट एब्जॉर्प्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वाटर में इनसॉल्युबल है। जब तक ये सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हमारे बाइल सॉल्ट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कोट कर लेती हैं, ढक लेती हैं, कवर अप कर लेती हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? मिसल्स में। तो वाटर मिसल्स, व्हेन द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल गेट्स कोटेड बाय, किससे? गेट्स कोटेड बाय बाइल सॉल्ट्स, द स्ट्रक्चर इज नोन एज मिसल्स, एंड द मिसल्स बिकम्स वाटर सॉल्युबल। अब ये मिसल्स म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के कांटेक्ट में आती है, और यहां इसके अंदर जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो डिफ्यूज करके पैसिव मेथड से म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के अंदर चलाएगा। तो फैट एब्जॉर्प्शन कौन से मेथड से हुआ? पैसिव मेथड से हुआ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फैट्स का एब्जॉर्प्शन किस मेथड से होगा, कह दीजिएगा पैसिव मेथड से। आइए फिर नेक्स्ट, अब यहां पे जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये कंबाइन करेगा, और ये क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड। क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के अंदर, और ये ट्राइग्लिसराइड एक्युमुलेट होके स्मॉल फैट ड्रॉपलेट बनाएगी, एंड दैट स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स गेट्स कोटेड बाय अ लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन्स। कहां पे? म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स में। और फिर यहां से काइलोमाइक्रॉन्स एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से रिमूव कर दी जाएंगे सेंट्रल लैक्ट्यूल्स में, और वहां से ये ट्रांसपोर्ट होके पूरे बॉडी सेल्स में जाएंगे। तो हमारे फैट्स का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, ये मैंने आपको डिस्कस किया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, फैट्स का एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन किस मेथड से होता है, वो सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं, और वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आओ, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, खत्म करते हैं इस
टॉपिक को। उसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब ये बताएंगे आप और ये सुनेंगे आप बहुत ध्यान से कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहली बात किसी भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इन लार्ज इंटेस्टाइन अगर मैं लिखूं आपको यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में नो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नॉट सिंगल, कोई भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुकी है और लार्ज इंटेस्टाइन में विली होता नहीं है। द लार्ज इंटेस्टाइन डू नॉट हैव एनी विली। क्लियर कट? अब देखो, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब। बहुत थोड़ी सी वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। और अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं, तो याद रखिएगा Na प्लस का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, Cl माइनस का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन मेनली सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ड्रग्स, आयरन, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। और एक बात और याद रखिएगा, पोटेशियम इज सिक्रीटेड आउट। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, बल्कि उसका क्या करता है? सिक्रीशन करता है। और एक बात आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से एंडोक्राइन चैप्टर में, एक हार्मोन आती है एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाली एक हार्मोन होती है जिसको हम एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। तो द एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स regulates the absorption of sodium and secretion of potassium from large intestine. मैंने क्या बोला? एल्डोस्टेरॉन regulates absorption of sodium and secretion of K plus from large intestine. This is all the absorption of elementary canal. हमने बक्कल कैविटी से स्टार्ट की थी, माउथ से, और हम लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंच गए और मैंने सारी बातें बताई। एक बात हमेशा याद रखना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, डॉक्टर भये न कोई, 2.5 अक्षर एनसीईआरटी का पढ़े सो डॉक्टर हुए। और याद रखिएगा, सैटरडे को मैं अपना टेस्ट लाइव करूंगा और वो टेस्ट आपके नोटिफिकेशन पे आ जाएगा और आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को उसमें जोड़ने की कोशिश करिए। और ये टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जिस टेस्ट के बारे में मैं आपको संडे को कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। वेट कीजिए, अगले वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे 8-10 क्वेश्चन जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करूंगा। गुड बाय, थैंक यू।